दोस्तों ये उस वक्त का जिक्र है जब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। मोबाइल की नई नई ईजाद हुई थी, इसलिए बहुत कम लोग थे जिनके पास मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे। उनमें से एक जरनिश नाम की लड़की भी हुआ करती थी। वो रोज़ाना की तरह आज भी जल्द ही उठी थी, नमाज पढ़कर बाहर आई, सहन में पानी छिड़क कर झाड़ू लगाया। सहन से कच्ची मिट्टी की हल्की हल्की सी खुशबू आ रही थी। जरनिश ने जल्दी से चूल्हे पर चाय का पानी रखा, सबके लिए चाय तैयार की, फिर चूल्हे पर तवा रखकर देसी घी के पराठे बनाए। अब वो अचार, मक्खन, दही और पराठे दस्तरखान पर रख चुकी थी। जरनिश ने जब से होश संभाला तब से वो अपने घर के काम खुद ही करती थी। जरनिश घर में सबसे छोटी बेटी थी। 2 बड़े भाई शादीशुदा थे। जरनिश की घर में अहमियत एक नौकरानी जैसी थी। जरनिश का बाप और भाई उससे नफरत करते थे। उनके ख्याल में बेटी रहमत नहीं जहमत होती है। उनकी ख्वाहिश थी कि तीसरा भी बेटा ही हो। जरनिश को सब घर में जर्री कहते थे। एक जर्री की माई माँ ही थी जो उससे मोहब्बत करती थी। जर्री का बाप और भाई दौलत के नशे में इस कदर अंधे हो चुके थे कि कभी बेटी के आंसू ही नजर नहीं आते थे। अभी वो कामों से फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जर्री, जरा देख तो कौन है दरवाजे पर। उफ, कौन है इस वक्त। दरवाजा खोला तो सामने जर्री की दोस्त मरजान खड़ी हुई थी। उसने पूछा, तुम इस वक्त इतनी गर्मी में क्या कर रही हो? घर में सुकून नहीं मिलता? अरे इतनी अच्छी खबर है मेरे पास कि मुझे सुकून ही नहीं मिला और मैं दौड़ी चली आई। अब वो कमरे में जाकर बैठी थी। अच्छा चल खैर है, बता। वो कहने लगी कि वो अहमर विलायत से आ गया है। जरी ने पूछा, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा कि कल मैं खाला के घर गई थी, वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो कह रहा था कि वो मिलना चाहता है तुमसे। ठीक है, कल जब हम कुएं से पानी लेने जाएंगे तो मिल लेंगे उससे भी। उनके गांव में पानी की सहूलत नहीं थी, इसलिए गांव की तमाम औरतें गांव से बाहर जो कुआं मौजूद था वहां से पानी लाया करती थीं। जरी के गांव में एक सहूलत थी कि उनके गांव का स्कूल मैट्रिक तक था। जरी और मरजान ने गांव ही से मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। अहमर और जरी की दोस्ती भी स्कूल के दौर से ही थी। फिर अहमर ने बाकी तालीम शहर से हासिल की और लंदन चला गया और जाने से पहले जरी से मिलने आया था। जरी ने कहा कि अहमर, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तब अहमर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। पगली, तू कोई भूलने वाली चीज है? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। जरी को आवाज आई। जरी कहा, जी भाभी। भाभी ने पूछा, किन ख्यालों में हो? कब से आवाजें दे रही हूँ? उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस वो ऐसे ही। अच्छा चल जा, खाना तैयार कर दे। बड़े भाई से मिलने डेरे पर कुछ लोग आ रहे हैं। जरी आज जल्दी से काम समेट कर कमरे में आ गई थी। वो बहुत खुश थी और रात आंखों ही आंखों में काटी। सुबह होते ही घड़ा उठाया और मरजान को साथ लेकर पानी लेने चली गई। मरजान, मुझे लगता है कि वो मुझसे मिलने नहीं आएगा। मरजान ने कहा, क्यों नहीं आएगा? उसने तुमसे मिलने के लिए मुझे खुद कहा था। वो सामने देखो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम आ गई जरी। अहमर तुम हो? हाँ, मैं तुम्हारा अहमर, तुम्हारे सामने। जरी की आंखों में तो आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी जरी, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं होते, तकलीफ होती है मुझे। जरी ने कहा कि ये तो खुशी के आंसू हैं। बहुत याद आती थी मुझे तुम्हारी, सोचती थी कि पता नहीं याद भी हूँ कि नहीं हूँ। अहमर ने कहा, तुम तो मेरे दिल में रहती हो, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अहमर ने एक डिब्बा आगे बढ़ाया। जरी ने पूछा, ये क्या है अहमर? अहमर ने जवाब दिया कि इसे मोबाइल कहते हैं, हम इस पर दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। फिर जरी को उसने मोबाइल चलाना सिखा दिया। बड़ी आपा की शादी हो जाए कुछ दिन में, फिर अम्मी और आगा जान से बात करूंगा। जब अगली बार मैं आया तो तुमसे शादी कर लूंगा। जरी ने कहा कि अच्छा, फिर अब मैं चलती हूँ। अहमर ने कहा, नहीं थोड़ी देर तो रुको ना। उसने कहा, नहीं, अम्मा नाराज होंगी कि इतनी देर कर दी। वैसे भी अब्बा का तो पता ही है ना, अगर उनको पता चल गया तो जान लेकर ही रहेंगे मेरी। अहमर ने कहा, अरे जरी, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, तुम्हारे लिए ही तो मैं जिंदा हूँ। अच्छा अब मैं जाती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। सहेली ने पूछा, जरी क्या कह रहा था अहमर? मरजान ने जरी को आते देखा तो उससे सवाल किया। जरी ने कहा कि वो कह रहा था कि वो अपनी अम्मी और आगा जान को हमारे घर ले आएगा। कब ले आएगा? जब अहमर की बड़ी आपा की शादी हो जाएगी। मरजान, ये देख अहमर मेरे लिए क्या लाया है। अरे ये क्या है? इसे मोबाइल कहते हैं। जब अहमर चला जाएगा ना तो मैं इससे अहमर के साथ बात किया करूंगी। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। विलायत से लाया होगा ना? जरी ने कहा, हाँ वहीं से तो लाया है। अहमर घर
पहुंचा। अहमर आ गया मेरा बेटा। जी बड़ी अम्मा आगा जान कहाँ हैं? माँ ने जवाब दिया, वो अपने कमरे में है। अम्मा आप भाई आगा जान के कमरे में आए ना, मुझे कोई जरूरी बात करनी है। माँ भी कमरे में आ गई, कहने लगी, बोल बेटा क्या बात है? अहमर ने कहा कि मुझे वो एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो जो हमारे बेटे को पसंद आई है? उसने कहा, जरी है, चाचा जावेद की बेटी। आगा जान आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं। मैंने सुना है कि जावेद बड़ा जालिम है, बहुत बुरा सलूक करता है अपनी बेटी के साथ, पर तू फिक्र ना कर, राजी करा लेंगे हम उसको। हमारे बहू बेटे की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी होगी। और वाकई इसमें कोई शक नहीं था। अहमर एक पढ़ा लिखा, खूबसूरत और पुरवकार शख्सियत का मालिक था। गांव की कई लड़कियां उस पर अपना दिल हार चुकी थीं, मगर अहमर के दिल में अगर कोई था तो वो जरी थी। उधर जरी भी किसी से कम ना थी। मुनासिब कद, सुनहरी बाल, झील जैसी खूबसूरत आंखें। जरी बहुत ही सलीकामंद लड़की थी और उसकी अपनी ही एक दुनिया थी। हमेशा खोई खोई सी रहती थी। उसकी तो दोस्त भी एक ही थी और वो थी मरजान। गांव से कई लड़कों के रिश्ते भी आए, मगर जरी के अब्बा ने इनकार कर दिया। जरी के अब्बा को ये डर था कि अगर जरी की शादी कर देगा तो घर के काम कौन करेगा। आज फिर अहमर जरी से मिलने आया हुआ था। जरी, मैं इस हफ्ते वापस जा रहा हूँ और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बड़ी अम्मा और आगा जान से हमारे रिश्ते की बात की थी। मेरी अम्मा और आगा जान तो राजी हो गए हैं। अब जब मैं अगली बार आया तो तुमको दुल्हन बनाकर घर ले आऊंगा। अभी घर में पांव रखा ही था जरी ने कि माँ बरस पड़ी, तूने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? वो कहने लगी, अम्मा मैं तो आ रही थी पर मरजान ने रोक लिया था। कल अहमर वापस जा रहा था और वो अहमर से मिलने आई थी। अहमर ना जाओ ना, मैं कैसे रहूंगी पूरा 1 और साल? अहमर ने जवाब दिया था कि बस आखिरी बार जा रहा हूँ, फिर हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और वैसे भी मोबाइल तो है ना तेरे पास, हम रोज बात किया करेंगे। अहमर ने अपने हाथों से जरी के आंसू साफ किए। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। जब जरी वापस जाने लगी तो मुड़कर अहमर के गले लगी। अहमर ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? पता नहीं क्यों पर अहमर, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हम आखिरी बार मिल रहे हैं। मेरा दिल बहुत परेशान है। अहमर ने जरी को खुद से अलग करते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मेरी एक बात याद रखना कि मेरे दिल में जो तुम्हारा मकाम है वो और कोई नहीं ले सकता। मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी। अहमर वापस चला गया था। अब जरी अहमर से रोज फोन पर बात किया करती थी। वो कहती, अहमर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे पास ही हो। मैं आंखें बंद करूंगी और जब खोलूंगी तो तुम्हें अपने सामने पाऊंगी। अहमर ने कहा कि एक दिन मेरी जरी ऐसा ही होगा, जब तुम आंखें बंद करोगी फिर खोलोगी तो मुझे सामने ही पाओगी। अब जरी के कमरे से कभी बातें तो कभी हंसने की आवाजें आती। जरी की भाभी के अलावा इस बात को जरी की अम्मा ने भी महसूस किया था, पर उन्होंने इस बात को गैर मामूली ही लिया। लेकिन अब ये रोज का मामूल बन गया था, जिस पर बड़ी भाभी को शक हुआ। एक दिन उसने जरी से पूछा कि जरी, उसने कहा, जी भाभी, ये तुम्हारे कमरे से बातों की आवाजें आती हैं, तुम किससे बातें करती रहती हो? जरी को एक पल के लिए लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो, पर उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा कि किसी से भी नहीं भाभी, आपको वैसे ही वहम हुआ होगा। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता भाभीयों से होती हुई घर के तमाम अफराद को पता चल चुकी थी और सबको ये लगता था कि जरी पर किसी जिन का साया है। जरी ने इस बारे में अहमर को भी बता दिया। अहमर ने कहा कि ध्यान से बात किया करो जरी, किसी को पता ना चलने देना। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, 1 मिनट रुको, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिया है। अच्छा जी, पर इतनी फजूल खर्ची मत किया करो ना। क्यों? कैसी फजूल खर्ची? एक लॉकेट ही तो लिया है अपनी होने वाली बीवी के लिए। ऐसी बातें ना करो अहमर, नहीं तो मैं फोन बंद कर दूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं करता। अब खुश? उधर जरी के घर वालों ने आमिल बाबा को बुलवा लिया था। ये बाबा तो शक्ल ही से ढोंगी लग रहा था। जरी को सामने बिठाकर आंखें बंद कर ली और कोई मंत्र पढ़ा, फिर आंखें खोल दी और कहने लगा, जावेद बेटी पर साया है। फिर कुछ देर जरी के अब्बा से बात की और चला गया। जब दूसरे दिन आया तो आमिल के हाथ में बोतल थी। घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया
दिया और फिर कोई मंत्र पढ़ा और बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और फिर जरी के अब्बा से कहा कि अब ये तंग नहीं करेगा, अब ये जिन मेरी कैद में है। पर आवाजें तो अब भी कमरे से आती थीं। इससे रोज कोई ना कोई आमिल घर में आने लगा। अब घर वाले भी तंग आ चुके थे। फिर कुछ रोज बाद जरी ने अहमर को फोन किया। एक दिन अहमर को फोन किया तो वो कहने लगा कि कितने दिनों के बाद तुमने मुझे फोन किया है। फिर जरी ने अहमर को सब कुछ बता दिया। वो सुनकर परेशान हो गया। एक दिन अहमर ने जरी को कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जरी ने पूछा कि भला वो क्या? वो ये कि 1-2 दिन के अंदर हमारे घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं और मैं भी वापस आ रहा हूँ। जरी की खुशी की इंतहा नहीं थी। कहने लगी, सच? हाँ सच जरी। जरी ने जैसे ही फोन बंद किया तो घर वालों को सामने देखकर हैरान रह गई। भाई ने जोरदार थप्पड़ जरी के मुंह पर मारा। कमीनी लड़की, धोखा दे रही थी हमें। किसने दिया है तुझे ये फोन? किसने दिया है? जल्दी बताओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। जब जरी के भाई ने उसे मारा और ये कहा तो जरी ने सब कुछ बता दिया था। उसने कहा, तुझे शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? उसके घर वालों ने उसे बहुत मारा। जरी आखिर बेहोश हो गई। जब होश आया तो बाहर उसकी भाभी की आवाज आ रही थी कि कितनी मक्कार है, किसी को खबर तक ना होने दी और ये गुल खिला दिया। उसने दर्द से आंखें बंद कर लीं। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसकी भाभी है जिसकी एक आवाज पर वो दौड़कर चली आती थी। 2 दिन बाद जरी की अम्मा कमरे में आई। जरी के चेहरे से निकाहत साफ जाहिर हो रही थी। कहने लगी कि मेरी बेटी ये खाना खा ले, तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। उसने कहा, मुझे नहीं खाना अम्मा। माँ ने कहा कि तेरे अब्बा और बड़े भाई ने तेरे साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखने से मुझे मना किया है बेटी, लेकिन मैं माँ हूं ना। पर तू ये भी जानती है कि तेरे अब्बा और भाई के सामने मेरी एक भी नहीं चलती। जरी ने माँ की गोद में सर रख दिया। जरी जो कमरे से बाहर किसी काम के लिए आई थी, एक कमरे से आती आवाज पर कदम रुक गए। क्या करना चाहिए इसका? अब तो हमारी इज्जत का सवाल है। लोगों को पता चलेगा तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। करना क्या है? खत्म कर देते हैं इसे। जरी हैरानी से खड़ी थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसके सगे रिश्ते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। वो जानती थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसने अहमर के लिए खत लिखा और बिस्तर के नीचे छुपा दिया। दूसरे दिन मरजान जरी से मिलने आई। वो जरी की इतनी बुरी हालत देखकर परेशान हो गई। पूछा कि ये क्या हालत बना रखी है जरी तूने? जरी ने सब कुछ मरजान को बता दिया तो मरजान ने कहा, अब क्या होगा यार? शायद मौत। पागल हो गई है तू, कैसी बातें करती है तू? जरी ने कहा कि और कैसी बातें करूं मैं? तो फिर तुम मौत को कबूल कर लोगी क्या? उसने कहा, शायद हाँ। मैं उस बाप से कैसे रहम की उम्मीद कर सकती हूँ जिसने आज तक मुझे प्यार नहीं किया। हमेशा बाप की मोहब्बत के लिए तरसी हूँ मैं मरजान। अब्बा नफरत करता है मुझसे, इसके बावजूद मैं अपने अब्बा के फैसले पर सर झुका लूंगी। मैं समझती हूँ कि बेटी बाप का फख्र होती है। मौत या जिंदगी, मुझे अब्बा का हर फैसला मंजूर है। उसने कहा, तू परेशान ना हो, कुछ दिनों तक अहमर वापस आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं मरजान, तब तक बहुत देर हो जाएगी। जरी, फिर ऐसा कर कि तू भाग जा और अपनी जान बचा। अरे कैसी बातें कर रही है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बेटियां माँ बाप की इज्जत होती है ना। और वैसे भी अब्बा ने कहा है कि तुझे शहर छोड़कर आना है तेरी खाला के पास। पर मुझे अब्बा के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मरजान। जो मेरी किस्मत में लिखा है ना, वो तो अब होकर ही रहेगा। गलती मेरी ही है, मुझे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। मरजान, तू मेरा एक काम करेगी क्या? जरी के लहजे में बहुत तकलीफ और दर्द था जो मरजान ने महसूस किया था। उसने कहा कि पहले कभी इनकार किया है जो अब करूंगी? बोल, हुक्म तो कर, तेरे लिए जान भी हाजिर है। उसने कहा कि मेरा ये खत किसी तरह से अहमर को दे देना, जब वो वापस आए तब उसके हाथ में दे देना। उसने कहा, ठीक है, तू फिक्र ना कर, मैं कर दूंगी तेरा काम। जरी, मेरा तो तेरे बगैर दिल नहीं लगता। तू शहर से कब वापस आएगी? जरी ने कहा, पता नहीं यार। चल जरी, तू अपना ख्याल रखना। बाहर से आवाज आई, जरी। जी अम्मा। माँ ने कहा कि तेरे अब्बा ने तुझे बुलाया है। जी अम्मा, मैं आ रही हूँ। जी अब्बा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, कल तेरा भाई तुझे तेरी खाला के घर छोड़कर आएगा। ठीक है अब्बा। फिर काफी देर कमरे में खामोशी रही। बाप कहने लगा, बेटा मुझे माफ कर दे। किस बात के लिए अब्बा? आपने जो भी किया है मेरे अच्छे के लिए किया है ना? बाप ने कहा, बेटा तू बोल दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। शायद जरी नहीं जानती थी कि वो अपने किस रवैये की माफी चाहते हैं। जरी ने कहा, ठीक है अब्बा, कर दिया माफ। और पहली बार जिंदगी में जरी के अब्बा ने उसके सर पर हाथ रखा था। जरी इस
بات سے بے خبر تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ابا مجھے مار دیں گے اور میں نے احمر کو خط لکھ دیا، پر ابا نے تو میری طرف سے دل صاف کر لیا ہے، شکر ہے میرے اللہ کا۔ بھابھی آپ اس وقت کوئی کام تھا تو مجھے آواز دے دیتی۔ کوئی کام نہیں ہے، یہ دودھ لائی تھی تیرے لیے، پر اس کی کیا ضرورت تھی بھابھی؟ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ دیکھ تو کتنی کمزور ہو گئی ہے، پریشان ہو کے سارا دن کام بھی کرتی رہتی ہے، اپنی بھی فکر کر لیا کر۔ زری نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھابھی، بھلا گھر کے کام کرنے میں بھی کوئی تھک جاتا ہے کیا؟ بلکہ آپ سب کے کام کر کے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ زری نے بھابھی کے جانے کے بعد دودھ پی لیا۔ چل زری، اب تو آرام کر، میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ تقریباً رات کے 1 بجے زری کی آنکھ کھلی، گلے میں شدید درد محسوس ہوا، اس کا گلا جل رہا تھا، جسم ایسے ہو رہا تھا جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ باہر کی طرف بھاگی، مگر باہر سے اس کے کمرے کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے آواز لگائی، پانی پانی، کوئی ہے؟ اماں اماں پانی۔ پر زری کی اماں ہوتی تو وہ آواز سنتی۔ اس کے بھائی نے اپنی بیوی کو اماں کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر دینے کو کہا تھا، اس لیے اماں آج بے خبر سو رہی تھی۔ زری نے آواز دی، کوئی ہے؟ میری مدد کرو، میرا گلا جل رہا ہے۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھرے سے اس کا گلا کاٹ رہا ہے، درد بڑھ رہا تھا۔ اس نے گلے پر ہاتھ رکھ لیا۔ احمر، میرے احمر، تم کہاں ہو؟ احمر لوٹ آؤ نا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم آ گئے احمر۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آخری چہرہ احمر کا تھا۔ احمر احمر کرتے کچھ دیر زری تڑپتی رہی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ مر چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور زری کا بھائی اور ابا داخل ہوئے۔ مر گئی؟ ہاں ابا مر گئی۔ ٹھیک ہے، ہماری عزت کو تار تار کرنے چلی تھی۔ رات کے اس وقت سڑک پر خاموشی کا راج تھا۔ وہ لاش کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، پھر وہ رکے۔ بھائی نے زری کی لاش کو ٹرین کی پٹڑی پر لٹا دیا، پھر واپس گھر آ گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ٹرین زری کی لاش کو کچلتی ہوئی گزر گئی۔ صبح گاؤں کے کسی شخص نے گاؤں آ کر اطلاع دی، اس کی لاش کو گھر لے آیا گیا۔ مرجان کو اس کی ماں نے جگایا۔ مرجان کیا ہے اماں؟ اس کی امی نے کہا، بیٹا تیری دوست زری مر گئی۔ کیا زری مر گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کل تو میں اس سے ملی ہوں اماں۔ بیٹا کل پانی کنویں سے لینے گئی تھی، شاید ٹرین کی پٹڑی پر گر گئی اور اوپر سے ٹرین آ گئی، یہ اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں۔ مرجان نے کہا، نہیں اماں جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سن کر مرجان تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ زری کے گھر مرجان اور زری کی ماں بہت رو رہی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد احمر بھی واپس آ گیا تھا۔ آتے ہی بڑی اماں سے پوچھا کہ اماں زری کے گھر والوں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا کہ بیٹا پہلے تم کھانا کھا لو پھر میں بتاتی ہوں۔ نہیں پہلے مجھے بتاؤ نا اماں، زری سے بھی میرا کافی دنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اماں بتاؤ نا، خاموش کیوں ہے تو؟ ماں نے ہچکچاتے ہوئے افسردگی سے جواب دیا، بیٹا وہ زری مر گئی۔ کیا اماں آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ ہاں بیٹا میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ سن کر احمر کی بہت بری حالت ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد اس کی مرجان سے ملاقات ہوئی۔ مرجان نے کہا، احمر یہ خط زری نے مجھے دیا تھا جب میں آخری بار اس سے ملی تھی۔ اچانک احمر کو زری کی بات یاد آئی، زری کا روتا ہوا چہرہ۔ احمر پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تم سے آخری بار مل رہی ہوں۔ احمر نے خط پڑھنا شروع کیا جس میں لکھا تھا، میرے احمر مجھے معاف کر دینا، میں نے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ کر سکی۔ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، پر شاید تم کو دیکھے بغیر ہی چلی جاؤں گی۔ میرا اور تمہارا ملنا شاید قسمت میں نہ تھا، ضروری تو نہیں جو ہم سوچیں وہی ہو۔ جب تم خط پڑھ رہے ہوگے تب میں تم سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے تو ہماری شادی کی تیاریوں کے لیے بھی بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ میرے مر جانے کے بعد بہت ساری باتیں کہیں گے، پر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ پر یقین ہے کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی۔ سوچتی ہوں جب تم آؤ گے اور مجھے نہیں پاؤ گے، پھر تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھتے پھرو گے۔ ہر شخص میرے بارے میں
ایک نیا قصہ سنائے گا، کچھ سچ تو کچھ جھوٹ، ایسے میں تم کس پر یقین کرو گے؟ یا پھر تم میری محبت کی گواہی دو گے اور کہو گے کہ وہ ایسی کب تھی؟ وہ جیسی بھی تھی بس میری تھی۔ احمر کے لیے خط کو آگے پڑھنا مشکل ہو گیا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ میری زری، تم نے خود پر اتنا ظلم کیوں ہونے دیا؟ احمر نے اب خط کو آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے احمر، دل کرتا ہے کہ دوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں، پر شاید یہ ممکن نہیں۔ تم مجھے بھول کر زندگی میں آگے بڑھ جانا، ضروری تو نہیں جو ہم چاہیں وہ ہمیں ملے۔ کبھی جو لوٹ کر آؤ تو دیکھو آدھے رہ گئے ہیں ہم، وہ لمحے جو ساتھ میں گزارے تھے ان لمحوں کی یاد رہ گئے ہیں ہم۔ کبھی جو لوٹ کر آؤ تو دیکھو گے کس طرح کرب میں گزرتی ہیں راتیں۔ تم جو لوٹ کر آؤ گے تو کوئی شکوہ نہیں کرو گے، قسم لے لو چپ چاپ تمہیں دیکھا کروں گی۔ آنکھوں کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے، دھڑکنیں بھی رکنے کے لیے آخری سانس لے رہی ہیں۔ کبھی جو لوٹ کر آؤ تم تو دیکھو گے فقط تمہاری سرزنش۔ احمر زری کی قبر پر روز آتا تھا اور کئی گھنٹے بیٹھ کر روتا رہتا تھا۔ کہتا، میں تمہارے بغیر بہت اداس ہوں زری، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ تم نے ایسا کیوں کرنے دیا اپنے ساتھ؟ محبت کرنے کی تمہیں اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ میری خاطر۔ احمر کی حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ احمر کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے۔ آغا جان نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، یہ کیا تم نے حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ جو چلے جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ ان کو بھی سکون ملے۔ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تم مرجان سے شادی کر لو، بہت اچھی لڑکی ہے۔ احمر نے کہا، آغا جان، میں زری کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، وہ کیوں چھوڑ کر چلی گئی مجھے؟ اسے پتا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر کیوں آغا جان، کیوں؟ نہ بیٹا نہ، مت رو۔ احمر اب زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہا کرتا تھا اور زری کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ آغا جان اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ احمر کی صحت بھی دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن کہنے لگے، بیٹا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تجھے تیری زری کا واسطہ، تو شادی کر لے، ہم سے تیری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ بہت مشکل سے احمر شادی کے لیے راضی ہوا۔ احمر آج پھر زری کی قبر پر آیا تھا۔ کہنے لگا، کل میری شادی ہے، جس جگہ میں تمہیں دیکھنے کا خواہش مند تھا کل وہاں کوئی اور ہوگا، پر میرے دل پر اب بھی تمہاری ہی حکومت ہے زری، میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ آخر احمر کی شادی مرجان سے ہو گئی۔ مرجان ایک اچھی لڑکی تھی، وہ خود زری کو بہت پسند کرتی تھی۔ احمر کے دل میں جو مقام زری کا تھا وہ آج بھی ویسے کا ویسا تھا۔ مرجان نے کبھی بھی زری کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ اور دوستو، ایسے ہی احمر اور زری کی محبت کا اختتام ہوا اور اس ظالم زمانے میں زری کی موت واقع ہونے کی خبر بس خبر ہی رہ گئی اور کچھ بھی نہ ہو سکا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ ایسی ہی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔